काशीराम चमार के विरोध में झगड़ा लगाने के लिए बामन में काम शुरू कर दिया। काशीराम जी वहां गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, इनकी डिमांड बराबर है, मैं उनका समर्थन करता हूं, उनको देना चाहिए और चमार के हिस्से का भी उनको ही देना चाहिए। चमार का संख्या है, वो जो संख्या है, मैं चमार का भारत में सबसे बड़ा नेता हूं, मैं ही कह रहा हूं चमार का भी उनको ही देना चाहिए। वाल्मीकि का तो देना ही देना चाहिए, चमार का भी उनको देना चाहिए। क्यों? मैं चमार का सबसे बड़ा नेता हूं और कोई चमार आकर मेरे सामने, उसकी औकात नहीं है कि वो मेरे से कि तुमने काशीराम ऐसा क्यों किया, ऐसा कहने की। अगर है, अगर कोई आया तो ऐसा फूक मार के उड़ा दूंगा, फूक करके उड़ा दूंगा। हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, दूसरे दिन आंदोलन बंद, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आंदोलन करवाने वाले तो दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। ब्राह्मण के विरोध में लड़ाई अगर लड़ना है तो कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। सफल वही हो सकता है जो ब्राह्मण से आगे कम से कम 1 इंच चले, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 इंच चलने वाला जो आदमी है वो सफल हो सकता है, कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। तो मैं आपको वो आगे इंच चलाने की बातें समझा रहा हूं। अभी तक मैं वही समझा रहा था कि वो हमारे लोगों में झगड़ा लगाने के काम में ये सारी बातों का इस्तेमाल करते हैं और जिन लोगों को वो जाकर के भड़काने का काम करते हैं उनके लिए कुछ नहीं करते, उनके लिए कुछ नहीं करते, बल्कि वो भड़काकर अपने राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल करने लायक हमारे लोग ब्राह्मण के कहने पर करता है, इसका मतलब यह है कि उसका फायदा ब्राह्मण को होता है। और बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लोकसभा की सीटें चुनकर गई। 76, 282 में 76 माइनस करो, अगर 282 में 76 माइनस करो तो 206 सीटें हैं बीजेपी के पास। 206 सीट से सरकार नहीं बनती, 272 चाहिए कम से कम, तब सरकार बनती है। तो ये जो राजकाज वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं कि राज कैसे बनता है, राज कैसे चलता है, राज को कैसे चलाया जाता है, ये बातें बता रहा हूं। ये बातें जब तक आप समझने लायक नहीं रहोगे तब तक आपका कोई भला होने वाला नहीं है, ना कोई करने वाला है। अपने हिस्से का भला हमको ही करना होता है, कोई और आकर हमारे हिस्से का भला करने वाला नहीं है। मगर हम ज्यादातर जो मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो आइदर और कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के पास में या बीजेपी के पास रहकर काम करते हैं। जिन लोगों ने 3000 साल से हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा, हमारे पिछवाड़े पर लात मार के रखा, हमको दबा कर रखा, उन लोगों के पार्टियों में जाकर तुम अपने दुश्मन की ताकत बढ़ा रहे हो या दुश्मन की ताकत कमजोर कर रहे हो। तुम बीजेपी में जाकर, कांग्रेस में जाकर दुश्मनों की ताकत बढ़ा रहे हो या दुश्मन की ताकत घटा रहे हो। अरे दुश्मन की ताकत घटाओगे तो वो आपके पास आएगा। नमस्कार वाल्मीकि साहेब, घटाओगे तो क्या बोले? नमस्कार वाल्मीकि साहेब, आजकाल तुम्ही आमच्यावर बरेच नाराज दिसता, काय कारण आम्हाला समजून न राहिलं, जर आम्हाला कारण मिळालं तर आम्ही दुरुस्त करण्याचा विचार करू। पण तुम्ही अगोदरच त्यांना पाठिंबा देऊन टाकला तर ते 2 बामणं आपासामध्ये दारू पित असताना काय म्हणतील? चहायला चांगलं आपण गोळे लावले बरे ना चहायला, अच्छा कर दिया इसको, साले को ठिकाने लगा दिया। पूछने के लिए भी राजी नहीं होंगे। काशीराम जी कहा करते थे
कि मुझे मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। मुझे मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मुझे मजबूर सरकार चाहिए। जब वो मजबूर होती है तब वो मेरे पास आती है। काशीराम जी आपका समर्थन चाहिए। तो काशीराम जी राजीव गांधी को कहा, कांग्रेस को मैंने कमजोर किया तब तो आपने मुझे बुलाया ना। अगर मैंने कांग्रेस को कमजोर नहीं किया होता तो आप मुझे बुलाते क्या है? राजीव गांधी को वो पेन वाला है ना, पेन वाला काशीराम जी, ऐसा 3 घंटे तक उसको बिठा के 3 घंटे समझा रहे थे। ऐसा है, फिर ये ऐसा करने वाला हूं, इसके ये अभी ऐसा है, ये मैं ऐसा करने वाला हूं। 3 घंटे। और राजीव गांधी जांभया देत देत 3 घंटे आएगा होता, कंटाळून कंटाळून गेला होता, परंतु त्याला असंही म्हणता येते मी जातो आता। काशीराम जी मैं अभी जाना चाहता हूं, वो भी साला जाना चाहता हूं बोलूंगा तो भी काशीराम जी नाराज हो जाएंगे। पता नहीं साला चुनाव में क्या आगे ख्याल में। मैं वही समझा रहा हूं आप लोगों को, वही बारीकियां समझा रहा हूं। इसीलिए मैंने हमारे जो लोग हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का ये संगठन है, ये संगठन हम क्यों बनाना चाहते हैं कि आपको अपने हिस्से का न्याय लेना होगा। आपके हिस्से का न्याय कोई देने वाला नहीं है। आपके हिस्से का कोई न्याय देने वाला नहीं है। आपके हिस्से का न्याय आपको खुद ही लेना होगा। और खुद ही लेने के लिए क्या चाहिए? आपको अपने लोगों को जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा, और उचित समय पर जैसे ही समय आएगा उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। वो उचित समय का मतलब क्या है? जब आप दुश्मन को कमजोर करोगे तो दुश्मन आपके पास आएगा। वाल्मीकि साहब, आजकल आप हमारे ऊपर बहुत नाराज हो रहे हो, हमारे तरफ भी ध्यान रखो। जब तक आपका दुश्मन आपके पास नहीं आएगा तब तक उचित समय आता नहीं है। समय भी ध्यान रखो। उचित समय ऐसे ही बगैर सोचे समझे नहीं बोल रहा। उचित समय, उचित समय की भी व्याख्या है। वो उचित समय लाना पड़ता है। अभी हम लोगों ने देश भर में 9 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 7-8 लाख लोगों की रैली की। उसके बाद नेशनल लेवल की बहुत सारी पार्टियां, राज्य लेवल की बहुत सारी पार्टियां हमारे लोगों को टेलीफोन कर रही है। आ गया ना उचित समय? है आ गया कि नहीं उचित समय? पहले पूछते ही नहीं थे, हमने उचित समय लाया। बिहार में अभी 19 तारीख को किया तो 20 तारीख से बिहार से भी टेलीफोन आने लगे। तो उचित समय निर्माण करना पड़ता है। अपने आप उचित समय निर्माण नहीं होता। और ऐसा करके अपनी समस्याओं का समाधान करने का अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने दिया हुआ है। उसका अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए उपयोग करना होगा। ये करने के लिए अपना संगठन निर्माण करना होगा। तो एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की जो 29 जातियां है उसका राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन बनाने का निर्णय किया। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा संगठन होगा, खासतौर पर सफाई का काम करने वाली जातियों का संगठन होगा। उनके कार्यकर्ता होंगे, उनके सपोर्टर होंगे, और कार्यकर्ता काम करते 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 अनुभव बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, नेतृत्व करने लायक हो जाएगा। जब वो नेतृत्व करने लायक हो जाएगा तो क्या गलत है क्या सही है उसको खुद समझने हो जाएगा, और फिर अपनी समस्याओं का खुद अपने बलबूते पर समाधान करने लायक हो जाएगा। इसके लिए ये संगठन बनाया। और ये संगठन बनाने के पीछे, और ये संगठन ऐसा स्टेट लेवल का अधिवेशन लगाया। स्टेट लेवल के अधिवेशन में जब मैं आया, यहां पर आया, तो 10-20 लोग थे। अभी ज्यादा लोग हैं, 10-20 लोग से ज्यादा नहीं थे। तो हम लोग 10-20 लोगों से भी निराश नहीं होते। क्यों? पहले बुद्धा ने पहली मीटिंग लिया तो 5 लोग थे। अब बुद्धा से ज्यादा बड़े तो हम है नहीं। बुद्धा ने पहली मीटिंग लिया सारनाथ में
5 लोग थे। अब वामन मेश्राम और बुद्धा बहुत अंतर है। 20-25 थे तो मैं 5 गुना तो बुद्धा से बड़ा नहीं हूं, फिर भी हमारे लिए पर्याप्त है। और यही काम योजनाबद्ध तरीके से अगर किया तो ये हॉल में मुझे नहीं लगता जगह होनी चाहिए, ये जगह नहीं मिलती। यहां के जो आयोजन करने वाले लोग हैं, अगर वो मेरे को सलाह लेते, क्योंकि मेरे पास ये 42 साल का तजुर्बा है, इसको कैसे करना है, तो गारंटी से सफल हो जाती कार्यक्रम। इसको जो तजुर्बा है, तजुर्बे का फायदा लेना चाहिए। और जो हमारे पास तजुर्बा है, जब मैं लोगों को देता हूं तो 1 पैसे का चार्ज नहीं करता हूं, मुफ्त में देता हूं। तो बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं, वो साले मुफ्त में भी नहीं लेते। इतना हमारे पास तजुर्बा है, केवल मेरे से सलाह लिया होता तो ये हॉल में जगह नहीं होती। हेलो, तो मैं बहुत सारी बातें आपको समझा रहा था, और चूंकि यहां से मुझे 6 बजे निकल जाना है तो 5 मिनट का समय मेरे पास में है, क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, वो भी बॉम्बे से। तो यहाँ से निकलूंगा नहीं समय पर तो फ्लाइट नहीं पकड़ूंगा। वे आखिरी बात बताता हूँ। तो ये जो संगठन हमने बनाया, ये पूरी ताकत से हम राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाएंगे। इसके लिए मैंने पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया। तो ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनेगा 29 जातियों का। सफाई का काम करने वाली जो जातियां है, उसकी 29 जातियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनेगा। और जब ये बनेगा तो बहुत सारे लोगों की दुकानदारी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे जागरण फैलेगा। जो सफाई का काम करने वाली जाति है, उसका जागरण फैलेगा, तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। एक और बात कहता हूं, ये जिसको भंगी कहा जाता है, तो ये जो भंगी शब्द है, उसके बाद वाल्मीकि आया। भंगी शब्द जो है, उसके साथ साथ एक शब्द था मेहतर और भंगी। तो अगर हम भाषा शास्त्र के अनुसार अभ्यास करें तो ये अभ्यास में ये 2 शब्द कैसे आए होंगे? तो जब ब्राह्मणों के साथ हमारे लोगों की लड़ाई हुई भारत में, तो हमारे लोगों ने ब्राह्मणों की व्यवस्था का भंग किया, तो वो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को कहा भंगी, हमारी व्यवस्था को भंग करने वाले भंगी। तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों के दृष्टि से भंगी शब्द जो है वो गलत है। ब्राह्मणों की दृष्टि से कि ये लोग हमारी व्यवस्था को भंग करने वाले लोग हैं। मगर हम उनकी व्यवस्था को भंग करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो व्यवस्था हमारे दृष्टि से गलत है, हमको गुलाम बनाने वाली है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता हमको गुलाम बनाने वाली व्यवस्था है, तो हम उनका भंग कर रहे हैं। तो भंग करने वाले लोग तो ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं। कमजोर लोग तो भंग नहीं कर सकते, तो हम ताकतवर लोग हैं। तो इसका मतलब है कि भंगी शब्द जो है वो बाद में आया। अगर भंगी शब्द बाद में आया तो पहले कौन सा था? लड़ने वाले जो लोग थे, ब्राह्मणों की व्यवस्था के विरोध में लड़ने वाले लोग थे, उनका कोई और नाम रहा होगा। वो लड़ने वाले लोगों को ब्राह्मणों ने भंगी कहा। भंगी शब्द पहला नहीं है, बाद का है। जो लड़ने वाले लोग थे, फिर उनका पहला नाम क्या था? भारत का इतिहास अभ्यास करो तो आपको पता चलेगा। तो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा लड़ाई नाग लोगों से हुई भारत में। नागों को ब्राह्मणों ने अपने संस्कृत भाषा में लिख के रखा महाहरि। महाहरि का मतलब है महादुश्मन। महा यानी महान, हरि यानी दुश्मन, शत्रु। तो जो नाग लोग थे, ये नाग लोग जो है ये ब्राह्मणों के दुश्मन थे। और दूसरी तरफ
बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू लोग थे और बहुत आक्रामक लोग थे। इसलिए उन्होंने टोटेम के तौर पर अपने को नाग के साथ जोड़ा। नाग जैसे आक्रामक होता है ना, उसी तरह के आक्रामक लोग थे। इसीलिए उन लोगों ने नाग को अपना टोटेम यानी अपना पुरखा माना, अपना पुरखा माना। ये हिस्ट्री में टोटेम नाम का सिद्धांत है कि नेचर में कोई चीज है उसको अपना पुरखा मानने का। तो लोगों ने लड़ाकू लोगों ने नाग को, नेचर के नाग को उन्होंने अपना पुरखा स्वीकार किया। तो ये नाग लोग थे। नाग लोगों से झगड़ा हुआ, इतिहास है, लिखित है, काल्पनिक नहीं है। और आप वाल्मीकि जातियों में आप लोग एक बात देखेंगे, सारे देश भर में मार्शल लोग हैं। अभी बराबर है, उठ के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बराबर है ना। मार्शल लोग हैं। पंजाब में, हरियाणा में जो सड़क पर आ जाते हैं सब बंद हो जाता है। रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन चल रहा था चंडीगढ़ में, इन लोग झुंड बनाकर, वो आंदोलन करने वाले लोग थे, वहां कैंप लगाकर बैठे थे। जब ये घुसे तो कैंप फैम उखाड़ फुखाड़ करके सब खत्म हो गया। मार्शल लोग हैं ये जो। तो इसका मतलब यह है कि भंगी उनको कहा गया जो नाग थे। नाग कौन है? तो नवल वियोगी का जो पंजाब के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर है, किताब पढ़ो, द नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ द कंट्री, द मौर्याज। ये जो नाग लोग है, मौर्य नाग लोग थे। तो आज ये नाग लोगों की हजारों जातियां हैं, एक दो नहीं, हजारों जातियां हैं। महाराष्ट्र में नागपंचमी का त्योहार है और महाराष्ट्र के नागपंचमी के दौरान ग्रामीण महाराष्ट्र में सारे महाराष्ट्र के लोग नागपंचमी का त्योहार मनाते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं पता मालूम नहीं। जब कौरवों ने पांडवों को सुई के अग्रभाग पर टिकने वाली जमीन देने के लिए इनकार किया, तो वो वहां से निकलकर इंद्रप्रस्थ गए। महाभारत में लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ गए। और इंद्रप्रस्थ नागभूमि थी, महाभारत में लिखा हुआ है, आप पढ़ लो थोड़ा। हाँ, नहीं वो दूसरी बात, दूसरी कहानी है, वो और कहानी है। खांडव वन जो है वो एक दूसरी कहानी है। सर्प यज्ञ आता है महाभारत में, वो सांपों का यज्ञ नहीं है, वो नाग लोगों को मारने का बड़ा अभियान था। प्रतीकात्मक कहानी है महाभारत में। आप वडोदरा में गोधरा से निकलकर जब राजस्थान में जाते हो और गोधरा से निकलकर आपको एक रेलवे स्टेशन आता है, नागदा आता है, उसका ओरिजिनल नाम है नागदाह। उसका ओरिजिनल नाम नागदाह है। तो लोगों में जागृति आ रही है, तो वो नाम, पहले रेलवे स्टेशन का नाम नागदाह था, वो बदलकर अब उन्होंने नागदा कर दिया केवल, क्योंकि नागदाह ये दो शब्द है। दाह शब्द का अर्थ आप लोगों को मालूम होगा, तो उससे वो शब्द क्लियर हो जाता है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो ये इतिहास के साथ जुड़ा हुआ मामला है। नाग लोगों ने व्यवस्था भंग की ब्राह्मणों की, इसीलिए ब्राह्मणों ने इनको भंगी कहा। तो जो लोग आज के तारीख में वाल्मीकि हैं वो भंगी हैं। गौरव की बात है कि उन्होंने ब्राह्मणों की व्यवस्था को भंग किया। मगर वाल्मीकियों को भंगी कहो तो वो मरने मारने के लिए, पीटने के लिए उतारू हो जाते हैं।
जो गौरव की बात है, वो उसने पिंड छुड़ाने की कोशिश की। और वाल्मीकि शब्द अमीचंद शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, उसने इन लोगों के साथ जोड़ा। अमीचंद शर्मा ये आर्य समाजी था, उसने खुद एक किताब लिखा है। उस किताब में खुद लिखा कि ये जो वाल्मीकि है रामायण वाले, ये तुम्हारे जाति गुरु नहीं हैं, ये तुम्हारे धर्म गुरु है। यानी तुम्हारे जाति गुरु का मतलब तुम्हारे जाति में पैदा नहीं हुए हैं, ये तुम्हारे धर्म गुरु है। अब रामायण लिखने वाले लोगों का जो धर्म है वो ब्राह्मणों का धर्म है। रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा, अपने बारे में लिखा, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, और प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र। आपको पता है प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है। और अगर प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है, ऐसा वाल्मीकि जी ने उधर लिखा, प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र। प्रचेता ब्राह्मण का पुत्र नहीं, बैर एक ब्रह्मा का, इधर उधर आड़ा टेढ़ा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने ये नाम जोड़ने की कोशिश की, वो आपका इतिहास बदलना चाहते हैं। वो इतिहास क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि आपकी विरासत बदलना चाहते हैं। आपकी विरासत क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि आपकी विरासत महान है। कहीं पढ़े लिखे होने के बाद कहीं आप अपने विरासत के साथ ना जुड़ जाओ, इसलिए ये सारी की सारी साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। ये साजिश और षड्यंत्र समझने की जरूरत है, तब कहीं जाकर के आप अपने इतिहास के साथ जुड़ सकते हो। और विरासत के साथ जुड़ने का जानते हो फायदा क्या होता है? विरासत के साथ जुड़ने से माथा चौड़ा हो जाता है, मनोविज्ञान बदल जाता है। और ब्राह्मणवाद से जुड़ने से भी मनोविज्ञान बदलता है। ब्राह्मणवाद के साथ जुड़ने से मानसिक गुलामी आती है, और मानसिक गुलामी जिसके पास आती है, अगर वो पहलवान भी हो तो भी वो लड़ने लायक नहीं रहता है। क्योंकि आदमी केवल शारीरिक शक्ति से नहीं लड़ सकता, मनोबल भी चाहिए लड़ने के लिए। केवल शारीरिक शक्ति से नहीं लड़ सकता, मनोबल चाहिए। और मनोबल एक मानसिकता है, वो इधर उधर से उधार से नहीं आती है, वो आपके विरासत से आती है। वो विरासत से आपको तोड़ने की साजिश हो रही है। इस तोड़ने के साजिश से अपने आप को बचाना होगा और अपने विरासत के साथ जोड़ना होगा। ऐसा जोड़ने से आपको पता चलेगा, इसका फायदा होगा।